हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने एमएस एक्सेल के कोर्स को स्टार्ट किया। एमएस एक्सेल के अंदर बेसिक चीज़ों को देखा, बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखा, बेसिक इंटरफेस को हमने समझा कि एमएस एक्सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अंदर जो वेलकम पेज है, उसके अंदर जो होम टैब्स है, अपना क्विक एक्सेस टूल बार है, या कंट्रोल पैनल है, या टाइटल बार है, या टैब है, या रिबन्स है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है ना। फार्मूला बार, नेम बार, सेल्स, रोज, कॉलम्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में समझ ली हैं। अब आज इस मॉड्यूल में हम अपनी डेटा के अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना सीखेंगे। किस तरीके की फॉर्मेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है एमएस एक्सेल के अंदर, और कहाँ कहाँ पे और किस किस जगह पे हम अप्लाई करेंगे, और किस कंडीशन पे हम अप्लाई करेंगे, मतलब कब ज़रूरत है उस तरीके की फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की। ये सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे, और साथ ही साथ हम बहुत सारे शॉर्टकट्स भी सीखेंगे, और इस चीज़ों का हम रियल वर्ल्ड में सिनेरियो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस सिनेरियो में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, और कंप्लीट वीडियो देख के फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कनेक्ट रहें फॉर फर्दर वीडियोज़ एंड कोर्सेज। हम स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को। ठीक है ना। आज हम सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग को पढ़ना है कि किस तरीके की हमारे पास फॉर्मेटिंग होती है, और किस किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला जो लेसन है वो है बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ठीक है ना। हमने ये देखना है कि सेल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, उसके बाद नंबर फॉर्मेटिंग क्या होता है। अब सेल फॉर्मेटिंग के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, देखो फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ किस तरीके से मेंटेन करते हैं, सेल के अंदर कलर को कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। ठीक है ना। और इसकी अलाइनमेंट, सेल के अंदर अलाइनमेंट कितने टाइप की हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर कैसे करते हैं, और इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम एमएस एक्सेल पे जाके इन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ करके समझते हैं। क्या मतलब है इन चीज़ों का, हम सारा का सारा यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सेल फॉर्मेटिंग के अंदर हम फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़ वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें कैसे सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एमएस एक्सेल को खोलना है, जिसको मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, और मैं बस यहाँ पे स्विच करूँगा। कैसे करूँगा, अल्ट टैब को प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ से स्विच हो जाऊंगा। ठीक है ना। अब देखो ये इंटरफेस जिसको आपने ऑलरेडी समझ लिया है, मैंने पिछले मॉड्यूल में ये आपको समझा लिया है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा क्लियरली दिखाने के लिए मैं यहाँ पे जूम इन कर लूँगा, ताकि आपको चीज़ें सही से नज़र आ जाएँ। ठीक है ना। अब जब भी आप एमएस एक्सेल के अंदर डेटा को ऐड कर रहे हो, या कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करो ना, तो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आपके पास डेटा होनी चाहिए। तो डेटा आप किसी भी सेल में लिख सकते हो, कोई भी सेल जहाँ पे आपको डेटा चाहिए, बस उस सेल को सेलेक्ट करके वहाँ पे आप टाइप करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप समझ सको कि आपकी डेटा कहाँ पे जा रही है। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है सीरियल नंबर, और यहाँ पे ये जो मैं आगे मूव हो रहा हूँ ना, मतलब ये मेरा कर्सर यहाँ पे था, अब आगे मूव कैसे हो रहा है, टैब को प्रेस करके। ठीक है ना। ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। अब आगे मूव होना है, टैब को प्रेस करूँगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे मूव होना है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, टैब को प्रेस करके यहाँ पे टाइप करूँगा। अब मैं चाहता हूँ वापस सीरियल नंबर के नीचे आ जाऊँ, एंटर को हिट कर दो, ये ऑटोमेटिकली आपको नीचे ला देगा। अब आपको कितनी रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐड करने, कितनी डेटा देनी है, आपने 5 स्टूडेंट्स की या जिसकी भी आपको डेटा ऐड करनी है, तो अब यहाँ पे क्या करो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो। लेकिन इससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, इस पूरे को डिलीट कर दो सेलेक्ट करके। अब क्या करो, यहाँ पे 1 को प्रेस करो, और 1 पे यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल को प्रेस करके रखो, और यहाँ पे आप देखो प्लस का सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा, इसको नीचे ड्रैग करोगे ना, तो ये आपको ऑटोमेटिकली 5 तक फिल करके दे देगा। नहीं दे रहा, दोबारा कर दो। ठीक है ना, ये होता रहता है। ठीक है ना, इसको यहाँ तक फिल कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप ये नहीं चाहते कि आपको कंट्रोल वगैरह प्रेस ना करना पड़े, तो आप क्या करो, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, और यहाँ पे आप क्या करो, 1 को प्रेस करो और 2 को प्रेस करो, मतलब पहले सेल में 1 लिख दो और सेकंड वाले सेल में 2 लिख दो, फिर दोनों को सेलेक्ट करके नीचे
ड्रैग कर दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 दफ़ा क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी है, एक्सेल को ना मतलब पहले ये जानना होता है कि हमें पैटर्न को समझना है। एक्सेल क्या करता है कि पैटर्न को समझता है, कितने का डिफरेंस है, उस डिफरेंस के हिसाब से आगे वो जो है ना चीज़ें क्रिएट करता जाता है। तो इसको यहाँ पे पता लगा कि 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो आगे सब में 1 का डिफरेंस इसने क्रिएट कर दिया और प्रॉपर तरीके से हमारी डेटा यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ नेम में आप क्या दोगे, कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे अपने फेवरेट प्लेयर्स का दे देता हूँ, विराट, बाबर, केन विलियमसन की जगह पे खाली केन लिख लेता हूँ, और यहाँ पे स्मिथ, एंड उसके बाद रोनाल्डो। फुटबॉल मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए ये एंड में आ चुका है, मेसी, ठीक है ना, ये आ चुके हैं। अब इनके मार्क्स, विराट होशियार है, इसकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो इसको 91 मार्क्स दे दो। बाबर का तो बेड़ा ही कर रखे, 12 इसके मार्क्स दो। केन की फिर भी अच्छी है, 99 है। स्मिथ 89, अभी ये भी तो अंग्रेज़ है, इसको 98 दे दो। एंड रोनाल्डो, इसकी भी अच्छी खासी बेड़ा कर रखे, 35 है। मेसी का भी नहीं इतना हाल मैंने देखा है, ठीक है ना, इसके इतने मार्क्स हैं। अब ग्रेड के हिसाब से इसका आप A1 दे दो, एंड इसका फेल कर दो, ठीक है ना, इसको आप A1 दे दो, उसके बाद इसको भी A1 दे दो, और इसको भी फेल कर दो, एंड इसको D दे दो, बस सही है। ये आपके ग्रेड्स आ चुके हैं। अब आपने यहाँ पे सक्सेसफुली डेटा को ऐड कर दिया है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम सीरीज़ वाइज यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। होम टैब के अंदर जो सबसे पहले क्लिपबोर्ड है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इन सबको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि अगर हमको ये वाली चीज़ें यूज़ करनी हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो इसको ना मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब जूम कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे विंडो प्लस का बटन दबा के इसको मैग्नीफायर ओपन कर लूँगा, ताकि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जूम करने के लिए ऑप्शन मिल जाए। देखो यहाँ पे सबसे पहले है होम, ठीक है ना। अब होम के अंदर क्या है, पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है। अब यहाँ पे पेस्ट का क्या मतलब है, कट का क्या मतलब है, कॉपी का क्या मतलब है। कट की मदद से आपको पता है कि आप चीज़ों को डुप्लीकेट करते हो, और डुप्लीकेट करने के साथ साथ क्या होता है कि वो चीज़ वहाँ से हट जाती है। और कॉपी क्या करता है, चीज़ को कॉपी कर लेता है, डुप्लीकेट कर लेता है, और चीज़ वहीं पे रह जाती है। चीज़ का मतलब टेक्स्ट या डेटा हमारी। और पेस्ट क्या करता है, जो डेटा हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं उसको पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि देखो अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपको कट कॉपी सही से समझाऊं, देखो क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूं इस डेटा को मैं यहाँ से हटा के बिल्कुल यहाँ पे लिख दूं, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी डेटा को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट को क्लिक करूँगा। कट को क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस जगह पे कर्सर को रख के पेस्ट को प्रेस कर दूँगा। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे जो डेटा थी उसको मैंने कट किया। कट करने से क्या होगा, डेटा डुप्लीकेट हो गई। डुप्लीकेट जब हुई ना, मैंने जब उस डेटा को यहाँ पे पेस्ट किया ना, तो ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। यही कट का मतलब होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने किया है ना, इसको मैं वापस करता हूँ। वापस करने के लिए आप Ctrl+Z का बटन प्रेस करते हो, जिसका मतलब है अनडू करना। क्या करना, अनडू करना। जो काम करते हो उसको अनडू कर दो, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये मेरी डेटा यहाँ पर पड़ी रहे, बस यहाँ पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपने कर्सर को रखूँगा और पेस्ट कर लूँगा, जिससे क्या होगा, ये मेरी डेटा यहाँ पर भी रहेगी और यहाँ पे भी आ जाएगी। तो कॉपी का और कट का आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। दोनों काम एक करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो चीज़ को हटा देता है और ये रखता है और कॉपी भी करता है। पेस्ट का भी मतलब आपको समझ में आ चुका है। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर का मतलब समझाने से पहले मैं आपको फ़ॉन्ट के अंदर जो स्टाइलिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये समझा लेता हूं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज़ समझा सकूं। अच्छा, फिर दोबारा मैं Ctrl+Z प्रेस करूंगा, ताकि जो मैंने किया है उसको मैं अनडू कर लूँ। अब ये जो यहाँ पे एंट्स आ रही है ना, इसको हम कहते हैं मकोड़ियाँ घूम रही हैं, इसको हटाने के लिए आप कहीं पे भी डबल प्रेस कर दो, ठीक है ना, तो वो चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है ना, इसको मैं चेंज कर दूँ। देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट है और यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो हेडिंग्स होती हैं ना, ये हमारी हेडिंग्स है ना, ये हमेशा क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना, मतलब हमारे डेटा से अलग होता है। तो ये क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे,
फ़ॉन्ट के अंदर, अब फ़ॉन्ट कहाँ है, फ़ॉन्ट आपका बिल्कुल क्लिपबोर्ड के साइड में आता है। अब फ़ॉन्ट के अंदर जो है ना सबसे पहले पहले आता है आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल, किस तरीके का स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हो। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, बहुत सारे स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं, जो भी आपने यूज़ करना है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्लिक करो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी यूज़ करना है। मैं सपोज़ करो ये वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर ये एजेंसी एफबी वाला यूज़ करना चाहता हूँ। देखो जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया ना, तो मेरे जो हेडिंग्स है उसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैं चाहता हूँ इसकी जो साइज़ है ना वो भी थोड़ी चेंज कर दूँ, ठीक है ना। अभी इनकी साइज़ क्या है, 11 है। यहाँ से मैं कोई और नंबर, जितना बड़ा नंबर आप सेलेक्ट करोगे उतनी बड़ी मतलब उतनी लार्ज उसकी साइज़ होती जाएगी। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी साइज़, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 14 दे सकता हूँ, 16, लेकिन मुझे इंक्रीज़ नहीं करनी है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको वापस 11 रख लूँगा। अच्छा, इसी साइज़ को आप इस बटन से भी इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप इंक्रीज़ करते जाओ, यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हो। देखो डिफरेंस क्या है, वहाँ नंबर क्या करता है कि एकदम से आपको साइज़, मतलब नंबर की साइज़ आपको क्या करती है कि भाई आपने किसी भी फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना, एक नंबर दे दो, उस नंबर के हिसाब से उसकी साइज़ अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे क्या है कि हमें क्लिक करना पड़ता है कंटिन्यूअसली, जब तक हम अपनी डिमांडिंग साइज़ पे पहुँच नहीं जाती, ठीक है ना। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट से थोड़ा बोल्ड कर लें, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके, ये देखो ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसके बाद मैं यहाँ पे बी पे क्लिक कर दूंगा, जिसका मतलब है बोल्ड, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम इटैलिक का मतलब है कि राइट की तरफ थोड़ा स्लाइटली डाउन कर दें, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्लाइटली डाउन हो जाएगा। अगर इसके नीचे आप अंडरलाइन देना चाहते हो इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना, तो उसके लिए आप ये वाला बटन प्रेस कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब अंडरलाइन में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं ना, आप चाहते हो कि मुझे इस तरीके की अंडरलाइन नहीं चाहिए, मुझे और किस्म की अंडरलाइन चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लो, यहाँ पे आप डबल अंडरलाइन भी दे सकते हो, ठीक है ना। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन, ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, ठीक है ना। अब इसको अगर हटाना है तो यू को प्रेस कर लो, सेलेक्ट करके प्रेस कर लो तो ये अंडरलाइन हट जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद आई को प्रेस करोगे तो इटैलिक वाली फॉर्मेटिंग अब खत्म हो जाएगी। अगर बोल्ड करने के बाद बोल्ड पे ही क्लिक करोगे ना, तो वो बोल्ड भी हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, अब देखो मैं चाहता हूँ ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, अब मैंने एक टेबल बनाया है, लेकिन टेबल बनाने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा टेबल प्रॉपर तरीके से ये टेबल है या कुछ और है। क्योंकि टेबल के अंदर क्या होता है कि रोज़ होते हैं और कॉलम होते हैं, और यहाँ पे तो ना तो मुझे प्रॉपर तरीके से अपनी कॉलम की समझ आ रही है और ना ही रोज़ की समझ आ रही है, क्योंकि इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने बॉर्डर्स नहीं दिया है। तो बॉर्डर्स कैसे देंगे, अब बॉर्डर देने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पूरी डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपकी डेटा स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक ख़त्म हो रही है, तो क्या करो, यहाँ से आप पूरी की पूरी डेटा को सेलेक्ट कर लो। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास फॉन्ट के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, ये जो बॉर्डर के नाम से ना, ठीक है ना, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास अलग अलग किस्म के बॉर्डर्स हैं। अगर आप बॉटम बॉर्डर देते हो तो क्या होता है कि आपके के पूरे टेबल है ना, उस टेबल के बिल्कुल बॉटम पे आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से हटाओगे ना, देखो ये बिल्कुल बॉटम में बॉर्डर आता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि मुझे बॉटम में नहीं चाहिए बल्कि मुझे टॉप में चाहिए, तो ये टॉप में दे देगा, देखो टॉप में भी आ चुका है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाह रहे हो लेफ़्ट में चाहिए तो ये लेफ़्ट में भी दे देगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप चाह रहे हो, ठीक है ना, राइट में बॉर्डर दे दे तो आपको ये राइट में भी दे देगा। अगर आप चाह रहे हो कि भाई इस पूरे के पूरे सब बॉर्डर्स को मैं हटा दूं, तो सेलेक्ट कर लें और उसके बाद नो बॉर्डर पे क्लिक करें तो सब पे बॉर्डर हट जाएगा। लेकिन आप ये चाहते हो कि मैं हर सेल पे अपना अपना बॉर्डर अप्लाई करूं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी डेटा को आप सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, बॉर्डर पे आ जाओ और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, जिससे क्या होगा, आपके हर सेल के अंदर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। जिससे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो डेटा है ना, वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है कि ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, ये मार्क्स हैं और ये ग्रेड है,
ठीक है ना। बॉर्डर्स क्या करता है कि आपके टेबल के अंदर जो डेटा होती है ना उसको डिफरेंशिएट करता है प्रॉपर तरीके से, जिससे हमें समझ में आता है कि हमारी डेटा किससे रिलेट कर रही है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर आप बॉर्डर के अंदर और चीज़ें देखें तो आउटसाइड बॉर्डर है, आउटसाइड के बाद थिक बॉक्स बॉर्डर है, ठीक है ना। उसके बाद बॉटम डबल बॉर्डर है। ये चीज़ें मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप हैं जिसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। हम कुछ और चीज़ें समझते हैं बॉर्डर के अंदर। देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास प्री डिफाइंड बॉर्डर होते हैं और हम क्लिक करते हैं वो अप्लाई हो जाता है, फिर वो डबल लाइन वाला बॉर्डर हो या सिंगल लाइन वाला बॉर्डर हो। लेकिन कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट ये भी तो हो सकती है ना कि मुझे यहाँ पे ये जो सॉलिड लाइन है ना बिल्कुल ये वाला बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे डैश्ड के टाइप का बॉर्डर चाहिए। ये जो मेरे हेडर्स है ना यह सब पूरे के पूरे टेबल पे, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे पूरे टेबल को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं इस बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है नीचे ड्रा बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। अब ड्रा बॉर्डर के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल के अंदर आप कोई भी बॉर्डर का स्टाइल चूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डॉट सेलेक्ट करोगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे डॉट के टाइप का बॉर्डर आ जाएगा। अब ये आपको कहेगा कि दोबारा दो, दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आप पता है क्या करो, इस पूरे को यहाँ पे ड्रैग करते जाओ तो क्या करेगा, देखो सब पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा ना तो एक एक करके दो। अब ये मुझे मैन्युअली करना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा आ जाए ना, आप क्या करो ऑल बॉर्डर कर दो, तो ऑल बॉर्डर पे क्या होगा, देखो हर जगह पे आपको ये डॉटेड वाला बॉर्डर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। इसको चेंज कैसे करोगे, इस पूरे को सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद आप पता है क्या करो, लाइन स्टाइल में दोबारा आ जाओ और कोई भी आप फॉर्मेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप किसी एक पे अप्लाई करके देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से दिखेगा। अगर सब पे अप्लाई करना है तो ऑल बॉर्डर कर दो तो ये क्या होगा, सब पे अप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इस तरीके से आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हो। अच्छा, अगर आप ये भी चाहते हो कि मुझे बॉर्डर का जो कलर है ना वो भी चेंज करना है, पूरे बॉर्डर्स को सेलेक्ट करो और उसके बाद लाइन कलर में आ जाओ और कोई भी आप कलर चूज़ कर लो, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे सब पे अप्लाई कर दो तो क्या होगा, हर बॉर्डर का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जो भी आप कलर सेलेक्ट करोगे यहाँ से वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस बॉर्डर को इरेज करना है तो वो इरेज भी कर सकते हो, आपको इरेजर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इरेज भी कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z से वापस करता हूँ, फिर इरेज करके दिखाता हूँ तो ये देखो इरेज हो रहा है। इस तरीके से आप इरेज कर सकते हो। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो ये कहीं पे भी यूज़ नहीं होता और ना ही किसी को ज़रूरत है ये सब यूज़ करने की, बस आपके इल्म में ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसको ब्लैक कर दो और ब्लैक करने के बाद लाइन स्टाइल को आप वापस दोबारा ये कर दो एंड उसके बाद आप क्या कर दो, नो बॉर्डर कर दो। अगर आप इस पूरे को सेलेक्ट करोगे ना उसके बाद यहाँ पे नो बॉर्डर कर दो तो ये प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। अब आप चाह रहे हो कि मुझे वही सिंपल सा बॉर्डर चाहिए ना तो आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर वो कर दो। देखो दोबारा आपको वो सेटिंग दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद यही आएगा। अगर आप ऐसे ही अप्लाई करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हो कि मुझे ये जो मेरी हेडिंग है ना इस हेडिंग के अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, अभी देखो वाइट आ रहा है ना, बिल्कुल जो सादा सा है वही आ रहा है। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये वाले, ठीक है ना। देखो यहाँ से आप क्या करोगे, क्लिक करोगे ना तो आपको बॉर्डर्स, अब बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया है, ठीक है ना। अगर आप ये भी चाह रहे हो कि इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है ना इस टेक्स्ट का कलर भी मैं चेंज करूँ तो इस पूरे को सेलेक्ट करके और यहाँ से आपका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा जो भी आपने चेंज करना है। नीचे इसके पीछे देखो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। इतनी फॉर्मेटिंग आपको समझ में आई है और समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर इसके अंदर जो हमने डेटा दिया है ना ये डेटा प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब सर ये फॉर्मेट हम किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी चाहिए और इसकी अलाइनमेंट किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखो अब
अलाइनमेंट को समझाने के लिए पता है मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स है ना इसकी साइज़ को मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको, लाजमी नहीं है ये वाला, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, मुझे बस एक ही चीज़ पे ये अप्लाई करना है। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना दूसरी शीट खोलता हूँ मैं यहाँ से, फ़िलहाल के लिए दूसरी शीट खोलने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस सेल के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ, इस शीट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है बाबर, और ये जो सेल है ना इस सेल की थोड़ी विड्थ को इंक्रीज़ करता हूँ और साथ ही साथ में मैं हाइट को भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ। क्यों किया है मैं ये भी आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे आप नोट करो ना, तो फिलहाल जो इसके अंदर टेक्स्ट है इसकी अलाइनमेंट क्या है, हमारे पास बेसिकली 3 अलाइनमेंट होती हैं, एक होता है लेफ़्ट, एक होता है राइट और एक होता है सेंटर, 3 अलाइनमेंट होती है ना। अब ये फ़िलहाल क्या है, लेफ़्ट है, मतलब अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये लेफ़्ट है। अगर इसी को मैं यहाँ पे सेंटर में कर दूँ तो ये सेंटर में है, अगर इसी को अगर मैं राइट की तरफ कर दूँ तो ये राइट में आ जाएगा। किस तरीके से कर रहा हूँ ये भी आपको मैं समझाता हूँ। तो फिलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, लेफ़्ट की तरफ है। अब लेफ़्ट के अंदर भी हमारे पास देखो ना, ये इतना बड़ा स्पेस है सेल के अंदर, तो लेफ़्ट में भी बॉटम में है, मिडल में है या टॉप पे है, तो ये बॉटम लेफ्ट में है। क्या है, बॉटम लेफ्ट में, मतलब बॉक्स के बिल्कुल नीचे है, बॉटम में है। अगर ये टॉप पे होता तो टॉप लेफ्ट में है, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ, देखो तो यहाँ पे इस तरीके की अलाइनमेंट को समझने के लिए और चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि इसकी अलाइनमेंट आप लेफ्ट रखो लेकिन इसको टॉप पे रखो, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बटन है ना यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा टॉप अलाइन के लिए, ठीक है ना। अब ये से क्लिक करोगे ना तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट था ना वो टॉप पे चला गया। अब टॉप पे ये लेफ्ट में होना चाहिए या सेंटर में होना चाहिए या राइट में होना चाहिए, उसके लिए आप ये वाले बटन्स यूज़ करोगे, ठीक है ना। देखो अगर आप सेंटर में रखना चाहते हो तो सेंटर में रख लो, ये सेंटर में आ चुका है। राइट में रखना चाहते हो तो राइट में रख लो, तो ये राइट में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि भाई ना तो ये टॉप में हो ना तो ये बॉटम में हो, बिल्कुल सेंटर में हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आप ये वाला बटन चूज़ करो जो क्या करेगा, इसको मिडिल में रख देगा। अब ये मिडिल राइट की तरफ आ जाएगा, मिडिल सेंटर में लाना है तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, और ये मिडिल लेफ़्ट की तरफ लाना है तो ये मिडिल लेफ़्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से आप बिल्कुल बॉटम में ला सकते हो, वापस बॉटम में आ जाएगा। देखो बॉटम में आ चुका है, बॉटम में भी सेंटर राइट ये आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि अभी आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अगर हम इसी चीज़ को अपनी डेटा पे अप्लाई करें, अब मैं क्या चाहता हूँ, इन चीज़ों को मैं बिल्कुल सेंटर में रखूँ तो सेंटर में ला दूँगा, ठीक है ना, लेफ़्ट में रखूँ तो लेफ़्ट में ला दूँगा, टॉप लेफ़्ट में रखूँ तो टॉप लेफ़्ट में चलेंगे। अभी इतना साइज़ नहीं है सेलों का तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हम बस यहाँ पे समझ लेते हैं टॉप लेफ़्ट, अपना राइट लेफ़्ट और सेंटर ये समझ लेते हैं। और आई होप कि आपको इतनी चीज़ें यहाँ तक बहुत आसानी से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है इंडेंट को समझना। किसको समझना, इंडेंट को समझना। ये जो हमारे पास इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट किसे कहते हैं, इंक्रीज इंडेंट किसे कहते हैं, और उसके बाद ये जो ओरिएंटेशन है हमारे टेक्स्ट की, कि टेक्स्ट को हम किस तरीके से रोटेट करवा सकते हैं, वो भी हम इसके अंदर समझ लेते हैं। अब इसको समझने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर इसी को नहीं सेलेक्ट करते ना तो हम दोबारा वहीं पे चले जाते हैं इसके अंदर। देखो ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट के अंदर ये जो बाबर मैंने लिखा है ना, अगर मैं चाहता हूँ कि ये 90 मतलब ये रोटेट हो जाए अजीब तरीके से, ठीक है ना, मुझे नाम नहीं आते, मैं क्या करूँगा, ओरिएंटेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एंगल को काउंटर क्लॉकवाइज मूव करवा लूँगा, जिससे क्या होगा कि इसकी एंगल 45 पे चली जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी एंगल क्लॉकवाइज आ जाए तो ये 90, और 90 के बाद कितनी आती है, 45 और ऐड कर दो, 135 पे आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद वर्टिकल रखना चाहते हो तो वर्टिकल में बिल्कुल ये 90 पे आ जाएगा। अब ये बिल्कुल ख़राब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी जो साइज़ है ना वो और थोड़ी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहते हो रोटेट कर दो, मतलब फ्लिप कर दो, जैसे पहले कैसे आ रहा था प्रॉपर तरीके से आ रहा था, अगर आप फ्लिप करना चाहते हो ना तो फ्लिप भी कर सकते हो।
अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हो, रोटेट टेक्स्ट डाउन, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब अगर इसको मैं कहूँ कि मुझे वापस वहाँ पे ला के दो, तो वापस कैसे लाओगे, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। या तो आप कंट्रोल Z करके वापस करो जो आपने किया है, ठीक है ना, या तो ये कर सकते हो, या फिर अगर आप सपोज करो इस तरीके से है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करो, और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इसकी एंगल है ना, ये 45 हटा के आप 0 कर दो और यहाँ पे ओके कर दो, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है ना। अब इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इसका क्या मतलब है, देखो अब फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसकी जो अलाइनमेंट है ना, इसको मैं वापस लेफ़्ट कर लेता हूँ। लेफ़्ट करने के बाद इसका जो मैंने हाइट इंक्रीज़ किया है ना, वो भी डिक्रीज़ कर लेता हूँ। अब एक चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे, देखो ये मेरा सेल है, इस सेल के अंदर ये जो बाबर है ना, मतलब ये जो टेक्स्ट है, ये मेरा कंटेंट है और ये मेरा सेल का बॉर्डर है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट और इस बॉर्डर के बीच में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए, तो कैसे इंक्रीज़ करेंगे, उसके लिए हम इंडेंट को इंक्रीज़ करेंगे। क्या करेंगे, इंडेंट को इंक्रीज़ करेंगे। अब कैसे करोगे, इस सेल को सेलेक्ट करो और यहाँ पे आपको बटन मिलेगा इंडेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है ना। इसको जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो ये क्या होगा, इसका जो टेक्स्ट है ना वो आगे इसके बीच में स्पेस आता जाएगा, ठीक है ना। अब वापस डिक्रीज़ करना चाहते हो तो आप डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको इंडेंट का ऑप्शन भी समझ में आ चुका है, और ये जो काउंटर क्लॉकवाइज वाला जो ऑप्शन था ये भी समझ में आ चुका है। फॉर्मेटिंग, बेसिक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे वो आपको समझ में आ चुके होंगे। दोबारा हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी डेटा प्रॉपर तरीके से है। अच्छा, अब आपको समझना है रैप टेक्स्ट को और आपको समझना है मर्ज एंड सेंटर को, ठीक है ना। तो आपको ये भी मैं समझा लेता हूँ, ठीक है ना। देखो कैसे समझोगे इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे किसी भी एक सेल के अंदर डेटा को लिख लेता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब सपोज करो मैं यहाँ पे कोई बड़ा सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। माई नेम इज़ अली एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। अब अगर देखो यहाँ पे मैं किसी और सेल पे जब सेलेक्ट करूँगा ना, तो मेरी डेटा एक ही सेल के अंदर आ रही है। अब मैं चाहता हूँ ये एक सेल के अंदर ना आए, मतलब एक सेल के अंदर आए लेकिन इसी साइज़ के अंदर मेंटेन हो जाए, या फिर इसको अगर मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा ताकि ये सेल इस डेटा को एडजस्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पे सबसे ख़राब बात यह है कि इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इसको इस तरीके से एडजस्ट करने से अच्छा है हम क्या करें, इसी टेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक करो, इसी सेल को क्लिक करो और उसके बाद रैप टेक्स्ट को क्लिक कर दो। तो ये रैप टेक्स्ट से क्या होगा कि आपका जो सेल है ना अपनी डेटा को लेगा और प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करेगा। अब आप चाह रहे हो कि सर फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, इसकी हाइट दोबारा से इंक्रीज़ हो गई, कहीं ना कहीं से तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हो कि ये कम से कम हाइट को एडजस्ट करे, तो आप इसकी टेक्स्ट का जो साइज़ है ना उसको डिक्रीज़ कर दो, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको रैप टेक्स्ट का भी ऑप्शन समझ में आ चुका है। इसका शॉर्टकट होता है जो कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब आपको ये भी समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हम अपने डेटा के ऊपर, टेबल्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और टेबल को प्रॉपर तरीके से हम शो करवा सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट के अंदर सब ऑप्शंस क्लियर कर लिए सिवाय मर्ज एंड सेंटर के। अब मर्ज एंड सेंटर से को समझने से पहले हम क्या करते हैं, हमने ये जो टेबल बनाया है ना इसको प्रॉपर अलाइन कर लेते हैं, थोड़ा फॉर्मेट सही तरीके से कर लेते हैं। मैंने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया, मैं चाहता हूँ इसका कंटेंट जो है ना सेंटर में आ जाए, ठीक है ना। सेंटर में आ चुका है, और ये जो मैंने इसका कलर ब्लू करा था ना, इसको मैं वापस ब्लैक करके और यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, और बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखो मैं आपको थोड़ा फॉर्मेटिंग का तरीका भी समझाता हूँ। अगर आप ये चाहते हो ना कि आप इस टेबल को बस उतना ही स्पेस दो हर कॉलम को जितना उसको चाहिए, लाइक यहाँ पे सीरियल नंबर के इस साइड भी कंटेंट स्पेस है, इस साइड भी कंटेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो सीरियल नंबर का कॉलम है ना इसके बिल्कुल राइट साइड पे ये जो बी के साइड में एक बॉर्डर है, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दो। तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली जितना भी इसको स्पेस चाहिए ना उतना ये ऑक्यूपाई करेगा, बाकी को हटा देगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे भी हटाना है,
डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे भी हटाना है डबल क्लिक कर दो, और यहाँ पे भी डबल क्लिक कर दो, फिर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया। दोबारा मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, सबको वापस करता हूँ, मैं आपको एक दूसरा तरीका समझाता हूँ। देखो यहाँ पर तो 4 कॉलम थे, हमने एक एक करके कर लिया। जब आपके पास बहुत सारे कॉलम होते हैं ना, तो ये एक एक करके करना बहुत इरिटेटिंग होता है। अब क्या कर लो, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करो, लेकिन इस तरीके से नहीं, ठीक है ना, आप ऊपर से सेलेक्ट करो, ऐसे इस तरीके से सेलेक्ट करो। फिर इनमें से किसी भी एक बॉर्डर पे, किसी भी एक साइड वाले कॉर्नर पे आप क्लिक कर दो, डबल क्लिक करो, तो ये ऑटोमेटिकली सबको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है ना। ये आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। समझ में आया? ठीक है ना। अब आपको ये पता चल चुका है, मैं इसको फॉर्मेट नहीं करना चाह रहा क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा जूम जो है ना वो कम कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस पूरे टेबल को मैं थोड़ा नीचे लेके आऊँ, तो कैसे करूँगा? इस पूरे टेबल को मैं सेलेक्ट करूँगा, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जब आप नीचे इसको कर्सर को लेके आओगे ना, तो कर्सर का टाइप थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब भी आपने क्या करना है, क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लेना है बस। देखो जैसे ही नीचे ड्रैग करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ मर्ज एंड सेंटर, लेकिन मैं आपको मर्ज एंड सेंटर डायरेक्ट नहीं समझाऊंगा, मैं आपको एक तरीके से समझाऊंगा। इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, हम चारों को नहीं समझने वाले क्योंकि टाइम टू टाइम समझेंगे, लेकिन फर्स्ट में जो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है ना, वो समझ लेते हैं। देखो ये हमारा टेबल है, लेकिन इस टेबल का कोई नाम नहीं है अभी। इस टेबल के अंदर जो डेटा है ना, उसके हमने लेबल्स वगैरह बना दिए हैं, लेकिन अभी इसका नाम क्या है, ये किस लिए टेबल हमने बनाया है, इस तरीके का कोई भी यहाँ पे लेबल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ इस टेबल का एक नाम दे दूँ। सपोज करो ये है स्टूडेंट मार्कशीट। अब मुझे स्टूडेंट मार्कशीट लिखना है, लेकिन मैं चाहता हूँ स्टूडेंट मार्कशीट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पेस है ना, उस पूरे स्पेस में आ जाए। ऐसा ना हो कि मतलब लिखूं तो यहाँ पे आ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए, नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि पूरी इस जगह पे आ जाए। तो इसका तो ये है ना कि भाई मुझे यहाँ पे ये पूरा एक सेल मिलना चाहिए। तो हमारे पास तो 4 सेल है। अगर मैं यहाँ पे किसी एक जगह पे लिखूंगा ना स्टूडेंट मार्कशीट, तो देखो ये क्या होगा कि सिर्फ एक सेल में आ जाएगा। अब इसको अगर मैं मेंटेन करने की भी कोशिश करूँगा ना, तो ये पूरे टेबल को ख़राब कर लेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, इस नाम को पड़ा रहने दो या फिर हटा दो। ठीक है ना। आप क्या करो, आप चाह रहे हो ना कि भाई इस टेबल के ऊपर बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या करो कि इसका नाम दो, तो इसको सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद या तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर लो, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लो, जो क्या करेगा, आपकी पूरी डेटा को, आपके पूरे सेल्स को मर्ज कर देगा एक सेल्स। देखो मर्ज का मतलब ये होता है कि 4-5 चीज़ों को आपस में मिलाकर एक कर देना, और सेंटर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंटेंट होगा ना, वो सेंटर में आएगा। देखो कैसे, स्टूडेंट मार्कशीट। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई है। अब यहाँ पे इसको भी आप फॉर्मेट कर लो, इसको भी बॉर्डर देना चाहते हो, यहाँ पे आ जाओ और बॉर्डर दे दो, और इसको कोई और बैकग्राउंड कलर दे दो। फिर इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी आप बोल्ड कर दो, और इसकी साइज़ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर भी समझ में आया है। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो 2-3 और ऑप्शन है ना, ये भी हम समझ लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। आई होप कि आपको ये जो फॉर्मेटिंग मैंने आपको अभी बताई है ना, ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है। अब हमारे पास रहता है नंबर, स्टाइल्स एंड सेल्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हम इस पर थोड़ी साइट नहीं डाल सकते, हमें इसको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। जब प्रॉपरली समझेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए जो अभी मैंने आपको बताया है इसको आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपको शॉर्टकट्स की बात करूं तो आप शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे शॉर्टकट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लाइक अगर आप चाहते हो ना मैं यहाँ पे बोल्ड कर दूं, तो ये जो ऑप्शन है ना, इसको यूज़ करने की बजाय आप Ctrl+B यूज़ कर सकते हो, इटैलिक के लिए Ctrl+I यूज़ कर सकते हो। लेकिन ना शॉर्टकट्स या कोई भी चीज़ अप्लाई करने के लिए MS एक्सेल में थोड़ी आपको सेंसिटिविटी यूज़ करनी पड़ेगी। देखो कैसे, अगर आप यहाँ पे पूरे सेल पे बस क्लिक करके बैठे हो ना, तो आपका Ctrl+B अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको दोबारा कर लो और फिर आप इसको एडिटेबल करोगे ना, तब आपका Ctrl+B काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपका कंटेंट एडिटेबल है। इसको आप एडिट करो, उसके बाद करना। ठीक है ना। जब आप किसी और जगह पे अप्लाई क्लिक करोगे ना, फिर वहाँ पे आप Ctrl+B करो तो वो बोल्ड हो जाता है। इसी तरीके से Ctrl+I भी अप्लाई हो जाएगा, Ctrl+U भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको एडिट करोगे ना, एडिट कैसे करते हैं, डबल क्लिक करके फिर आपके ये शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं होंगे, ना कॉपी होगा ना पेस्ट।
आप कॉपी भी कर सकते हो 91 को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लो और यहाँ पे किसी और सेल में कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर लो, ठीक है ना। शॉर्टकट्स आपके अप्लाई तो ज़रूर होंगे, लेकिन थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अप्लाई होते हैं। कंट्रोल इसको आप हटाना चाहते हो ना, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। मैं कंट्रोल जेड से वापस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। सारी चीज़ों को कंट्रोल जेड से वापस कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कंट्रोल जेड से सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो ना कि इसको मैं एडिट करूं तो आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, आप F2 को प्रेस करो, ये एडिटेबल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्लिक किया F2 तो ये एडिट हो सकता है, ठीक है ना। आई होप कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको समझ में आई हैं। हम इसी लेक्चर को, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नंबर्स, स्टाइल, सेल और एडिटिंग के लिए, ताकि हमें बेसिक चीज़ें हर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।